सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोटस ट्रूलो। फ्रेंड्स, आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 28 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाओशन शरण नी मैंगजू से बात कर रही थी। अब आगे बाओशन शरण नी को होश में तो ला चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नी की वो सारी मेमोरी इरेज कर दी थी जब वो विंग को बचा रहा था। रोज जाते वक्त नी मैंगजू से कहती है, मैंने तुम्हें तब भी कहा था और अब भी कहती हूँ कि उन दोनों का फेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ना ही उसे तुम, मैं और ना ही कोई और चेंज कर सकता है। हाँ, मुझे ये इतना होप तो था कि अगर मैं उन दोनों की मैरिज कर दूँ तो शायद उन दोनों का फेट जो पहले था वैसा कर सकती। किसी और की गलती की वजह से जो प्यार उसका अधूरा रह जाएगा, वो प्यार मैं कंप्लीट करना चाहती थी। जिस प्यार को हासिल करने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करना उसने खुद ने चुना है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी वो शायद उसे मिल जाए, और जो अब उसके फेट में इनकम्प्लीट लव है वो कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से मैंने उसकी मैरिज करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे उस मैरिज को इसीलिए कैंसिल कर दिया ना, क्योंकि वो मैंने फिक्स की थी, है ना। लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं दिखा कि वो किस हालत में उस मैरिज को कैंसिल करने के लिए कह रहा था, किस वजह से उस मैरिज को कैंसिल कर रहा था। तुमने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर तुम मेरी कही वो बात क्यों भूल गए? फ्यूचर में उसके लिए जो भी फैसला लो वो सोच समझ कर लेना। तुम ये कैसे भूल सकते हो? बोलो, जवाब दो। क्या है इसका जवाब तुम्हारे पास? इस पर नी मैंगजू चिढ़ते हुए कहता है, आप मुझे माफ कर दीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन आप खुद को समझती क्या है बाओशन शरण? आपने तब भी मुझे आधी अधूरी बात कही थी और अब फिर से मुझे आधी अधूरी बात कर रही है। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो ये सब कुछ होता क्या? मैं उन दोनों की मैरिज कैंसिल करता? नहीं ना, नहीं करता। हाँ, मैंने मैरिज इस वजह से कैंसिल की है कि वो आपने तय की थी। हाँ, कि मैं नहीं चाहता था आपसे रिलेटेबल उसे कोई भी मिले, या वो आपसे रिलेटेबल कुछ भी कहे, कुछ भी करे, समझे आप? ये सुनकर बाओशन शरण कहती है, ओह, तो तुम मुझसे इस तरह नफरत करते हो कि तुम ये भी भूल सकते हो कि अपने भाई के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। ये ना सोच समझ कर तुम इस तरह सोच समझ सकते हो। ये सुनकर नी मैंगजू कहता है, हाँ, करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ, क्योंकि आपने उसके लिए डेथ कंफर्म की थी। आप मुझे बताइए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी उस इंसान से नफरत करता जिस इंसान से वो ज्यादा प्यार करता है, जिस इंसान के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, अपने भाई के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। अगर कोई डेथ कंफर्म करे तो वो उस इंसान से कैसे प्यार कर सकता है, उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता है, उस इंसान को कैसे अपने पास रख सकता है, उस इंसान की कैसे हर कहीं बात मान सकता है। अगर मेरी जगह आप खुद होती तो आप खुद भी उस इंसान को ना ही अपने पास रखती और ना ही अपने चाहने वाले के करीब आने देती बाओशन शरण। नहीं, आप खुद भी ये नहीं कर पाती। ये सुनकर बाओशन शरण कहती है, शायद तुम ठीक कर रहे हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसे करती, या फिर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती, और शायद मैं कर चुकी हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, ये आखिरी बार नहीं है जो तुम उससे मौत के मुंह से बचा कर लाए हो, और फिर से तुम उससे बचा पाओगे या फिर नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, इससे आगे और भी ज़्यादा खतरा उसके लिए है, और तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, और भी ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करना होगा। इतना कहकर बाओशन शरण वहाँ से चली जाती है, और नी मैंगजू सिर्फ उनकी तरफ देखते रहता है। अब नी मैंगजू नी के पास आता है, जहाँ नी अभी बाओशन शरण की दी हुई मेडिसिन पीकर सो चुका था, और उसके करीब शाओबाई थी। नी मैंगजू अब शाओबाई के करीब जाकर बैठता है और उसके गोद में अपना सर रखते हुए कहता है, शाओबाई, क्या मैंने गलत किया है? क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम भी नी के इस हालत का जिम्मेदार मुझे मानती हो, जैसे बाओशन शरण ने कहा कि मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ? बोलो शाओबाई। ये सुनकर शाओबाई कहती है, नहीं, आप गलत नहीं हैं, और नहीं आप नी के इस हालत का जिम्मेदार है। आप खुद को ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आपने नी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया है, और आप इस तरह हार्ड मत होइएगा। मैं आपके साथ हूँ, और हम नी को कुछ नहीं होने देंगे,
और हम आगे भी नी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे आगे भी कुछ नहीं होने देंगे। आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, हम दोनों उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और नी मैंगजू ये सुनकर कहीं ना कहीं नी मैंगजू की आंखों में आंसू आ गए थे। और नी मैंगजू आगे xiaobai से कहता है, xiaobai लेकिन मैंग्याओ ने ऐसा क्यों किया होगा xiaobai, क्यों किया होगा? उसने तो मुझे तब साथ दिया था जब मैं नी को ढूंढ कर थक चुका था। उसने तो मुझे तब नी के पास पहुंचाया था जब नी फॉरेस्ट में बेहोश था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब मैंग्याओ अपने फादर के पास गया था और मैंग्याओ फादर ने उसे बेइज्जत करके अपने क्लैन से निकाल दिया था। तब मैंग्याओ दर दर भटक रहा था और उसकी मुलाकात लैन सिचन से हो गई थी। और मैंग्याओ को लैन सिचन को देखकर ही उनसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। वो उनके साथ कई दिनों तक था जब वो नाइट हैंड के लिए लान क्लैन से बाहर थे। और जब वो लान क्लैन के लिए निकल गए तब जाते वक्त वो मैंग्याओ से कहते हैं, मैं अपने अंकल को बताए बिना तुम्हें अपने क्लैन नहीं ले जा सकता, तब तक तुम नी क्लैन जाकर रहो। और उनके कहने पर ही अब मैंग्याओ नी क्लैन जा रहा था। लेकिन वो जैसे ही नी फॉरेस्ट में पहुंचता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा था और वो अंदर जाता है। तब उसे नी वहाँ जख्मी पड़ा हुआ मिला था और वो किसी को ढूंढ रहा था उसकी मदद करने के लिए। जब उसे कोई नहीं मिला तो नी फॉरेस्ट से जब बाहर आया तब नी मैंगजू नी को ही ढूंढ रहे थे। और वो जब उससे पूछते हैं तो वो उन्हें उसके पास ले जाता है। तब से नी मैंगजू के साथ मैंग्याओ रहते आया है। लेकिन उसके बाद लैन सिचान मैंग्याओ से नहीं मिले थे और ना ही नी क्लैन उससे मिलने के लिए गए थे। और मैंग्याओ उनकी हर पल की खबर रखता था। जब उसे पता चला कि लैन सिचान को कोई ऐसा मिल गया है जिससे वो प्यार करते हैं और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, तब वो बहुत हर्ट हो चुका था। और कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि वो विंग को लान क्लैन से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन नी मैंगजू को उसने कभी नहीं बताया कि वो लैन सिचान की वजह से यहाँ आया हुआ है और लैन सिचान ने उसे यहाँ भेजा है, बल्कि वो उन्हें इसी गलत फहमी में रखना चाहता था कि नी उसकी वजह से बच गया है। और इस वजह से नी मैंगजू उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे, उसे अपने बहुत करीब मानते थे। और उन्होंने ही नी के साथ उसे लान क्लैन पढ़ने के लिए भेजा था। अब यह फ्लैशबैक ख़त्म होता है और नी मैंगजू xiaobai से कहते हैं, xiaobai क्या उसके लिए हम दोनों कुछ नहीं हैं? क्या वो हम दोनों के लिए अच्छे से नहीं रह सकता? xiaobai नहीं रह सकता? ये सुनकर xiaobai कहती है, हाँ, हम उसके लिए सब कुछ है और वो ही हमारे लिए सब कुछ है। अब आप खुद को और मत इसके लिए जिम्मेदार ठहराइएगा। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को हक करते हुए वही नी के पास बैठे हुए थे। और तब नी मैंगजू ने बहुत बड़ा फैसला लिया और उन्होंने हर क्लैन को नी क्लैन में आने से बैन कर दिया। और विंग के साथ जो कुछ भी होता या फिर विंग की हर बात नी के पास पहुंचने नहीं देते थे और ना ही नी को नी क्लैन से बाहर जाने देते थे और ना ही वो खुद किसी मैटर में अदर क्लैन से इन्वॉल्व होते थे। अब हमें लान क्लैन का दिखाते हैं जहाँ वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था, जिसे देखकर ही ये लग रहा था कि वो पिछले 8 दिनों से सोया नहीं है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से विंग के साथ कुछ अलग हो रहा था जो उसने ना ही कभी देखा था, ना ही कभी पढ़ा था और ना ही कभी सुना था। पिछले 8 दिनों से विंग की बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही थी, मानो वो तीनों सीजन एक साथ महसूस कर रहा हो। उसकी बॉडी हर 2 दिन बाद टेम्परेचर बदलती रहती थी। हर 2 दिन के बाद कभी वो इतना गर्म रहता कि मानो वो एक हॉट आयरन की वजह जैसा हो और वो उसके क्लॉथ्स मानो जलकर अभी राख हो जाएंगे। तो हर दूसरे दिन बाद
उसकी बॉडी इतनी इतनी कोल्ड रहती कि मानो मानो वो बर्फ के जैसे पिघल जाएगी या फिर बर्फ के जैसे। तो हर दूसरे दिन बाद उसकी बॉडी इतनी ठंड से कांपती कि मानो मानो वो बर्फ के जैसे जम जाएगी और वो बर्फ बनकर जमकर रह जाएगा। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर क्या करे, विंग को ठीक कैसे करे। और साथ ही साथ उसे ये डर भी सता रहा था कि क्या सच में विंग इन आयरन को काबू कर सकता है। क्या विंग के पास इन आयरन है। वो बार बार उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी इन आयरन या फिर ब्लैक मैजिक विंग के पास तो क्या उसके नज़दीक भी महसूस नहीं हो रही थी। वो कंफ्यूज था। और साथ ही साथ हर 2 दिन बाद विंग जब भी होश में आता वो हर वक्त यही कहता था, दोस्त, फादर, मदर आंखें खोलिए, मदर मुझे माफ़ कीजिए, मदर आंखें खोलिए ना प्लीज़, फादर देखिए ना, मदर आंखें नहीं खोल रही है। यही बातें करते हुए वो बेहोशी में उठकर बैठता। और जब भी वांग जी विंग की ये बातें सुनकर उसके पास जाता तो विंग आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता और लंजा यही पुकारते हुए वो जब भी उसे हक करता और किस करने की कोशिश करता, वो फिर से बेहोश होने लगता था। ऐसा पिछले 8 दिनों से हो रहा था। विंग खुद से ही लड़ रहा है कि वो वांग जी के करीब जाए या फिर ना जाए, या फिर कोई उसे रोक रहा है जो उसे वांग जी के करीब नहीं देना चाहता था। और कहीं ना कहीं वांग जी को अब ये लगने लगा था, क्या विंग के और उसके पेरेंट्स के बीच कुछ हुआ था। क्या इसी वजह से विंग की मदर उससे नफरत करती है। ऐसा क्या हुआ था कि विंग अपने मदर को बेहोशी में भी माफ़ी मांग रहा है। और ऐसा कौन सा दोस्त है उसका जो उसे अब भी वो बेहोशी में भी याद कर रहा है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है। इस वजह से पिछले 8 दिनों से वांग जी ना ही ठीक से सो पाया था और ना ही ठीक से कुछ खा पाया था। वो पिछले 8 दिनों से लाइब्रेरी में जाकर इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हर बुक रीड कर रहा था। कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि वो किसी को भी जिंसी में आने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसने बाहर जो एक डिसिपल था उसे भी वहाँ से हटाकर पूरे जिंसी में एक स्पेल लगाया हुआ था कि उसके सिवाय कोई और जिंसी में ना आ पाए। और आज फिर से दोबारा वांग जी पूरी रात नहीं सोया था, क्योंकि सुबह से लेकर रात हो चुकी थी, लेकिन विंग का शरीर ठंड से कांप रहा था। और वांग जी पूरी रात हर तरह से कोशिश कर रहा था कि विंग को ठंड ना लगे, उसका शरीर कंपना बंद करे, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब जा रही थी। वो लगातार उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, ये सोचकर कि इससे विंग को कुछ गर्माहट महसूस हो। वो हर ब्लैंकेट्स, जितने भी जिंसी में ब्लैंकेट्स थे, वो एक के बाद एक उसे उस ब्लैंकेट से कवर कर रहा था, लेकिन फिर भी विंग ठंड से कांप रहा था। उसका शरीर कपकपा रहा था। विंग को इस हालत में देखकर वांग जी कहीं ना कहीं डर चुका था। ये सोच कर क्या ये इन आयरन की वजह से हो रहा है कि जो सभी कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या सभी क्लैन वाले विंग के खिलाफ हो जाएंगे, जैसे वो वेन रोहान के खिलाफ हो चुके थे। क्या वो सभी उसके दुश्मन बन जाएंगे। वो डर रहा था इस बात से कि कोई चीफ हीलर या हीलर आकर विंग को चेक ना करे और ये ना कह दे कि विंग की हालत इन आयरन की वजह से हो चुकी है और विंग का अंजाम भी वेन रोहान के जैसा ना हो। ये सोचकर भी उसकी आत्मा कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे जिस वजह से विंग की बॉडी इतनी ठंड ना महसूस करे। ऐसा क्या करे कि विंग इतना कपकपाए ना। वो अपनी लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी उसे ट्रांसफर कर रहा था। ये सोचकर विंग को इससे गर्माहट मिले और उसकी बॉडी ठंड से ना कपकपाए। अब लगभग दूसरी रात हो चुकी थी, लेकिन विंग फिर से रात में उसी तरह कांप रहा था। वांग जी क्या करे ये सोच रहा था और ना चाहते हुए वांग जी अब विंग के पास जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करता है, जिस वजह से विंग के हाथ तो ठंड से कपकपाना बंद कर देते हैं। और ये देखकर वांग जी कुछ सोचने लगता है और कुछ सोचने के थोड़ी देर बाद वांग जी अपना हाथ विंग के हाथ से अलग करता है
और उठकर खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने पूरे क्लॉथ्स वो रिमूव करने लगता है और विंग के पास वो विंग को हक करते हुए लेट जाता है। जी विंग को अपनी बॉडी हीट दे रहा था और जिस वजह से विंग का कपकपाना थोड़ा कम हो चुका था और विंग को जैसे ही गर्माहट की आहट होती है वो वांग जी के तरफ अपना फेस टर्न करता है और वांग जी के शोल्डर पर अपना फेस रखते हुए उसे टाइटली हक करके अब सो जाता है। लेकिन जैसे ही वांग जी को अपने नेक पर विंग की गर्म ब्रीदिंग का एहसास हो रहा था, वो खुद को हॉट फील कर रहा था। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। कुछ देर बाद विंग जैसे ही अपना फेस वांग जी के फेस की तरफ लाता है और उसके नोज पर अपनी नोज को रब करता है तो वांग जी खुद को रोक नहीं पाया विंग को किस करने को और वांग जी विंग को धीरे धीरे किस कर रहा था, उसके लिप्स को लिक कर रहा था और उसके अनजाने में ही सही ना चाहते हुए विंग के बॉडी को टच करना चाहते थे। वो उसके क्लॉथ के अंदर एंटर कर रहे थे और उसकी बॉडी को उसकी स्किन को टच कर रहे थे और वांग जी उसकी स्किन को फील कर रहा था और धीरे धीरे वांग जी विंग को अनड्रेस किए जा रहा था और इस किस को वो डीप किए जा रहा था। लेकिन उसके अगले ही पर वांग जी को ये एहसास होता है कि वो ये क्या कर रहा है, वो विंग का फायदा उठा रहा है बेहोश होने का। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। हाँ ये सच है कि वो विंग को प्यार करता है लेकिन उसे ये तो पता नहीं है ना क्या विंग उससे प्यार करता है। अगर नहीं तो उसे किस करने का कोई हक नहीं है, ये वो सोच रहा था। वो ये समझ चुका है कि वो विंग को प्यार करता है, विंग को लाइक करता है, लेकिन ये गलत होगा कि वो उसका फायदा उठाए। ये सोचकर वांग जी जैसे ही विंग से दूर होता है और उस किस को ब्रेक करता है, विंग अब बड़बड़ाने लगता है। तुम कौन हो? क्यों तुमने ऐसा किया? बोलो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। विंग का चेहरा पूरी तरह पसीने से भर चुका था क्योंकि बेहोशी में भी उसे अपने सामने एक वुमन दिखाई दे रही थी जो पूरी तरह से ब्लैक स्मोक से भर चुकी थी और जोर जोर से हंस रही थी और हंसते हुए वो यही कहे जा रही थी, तुम टेंशन मत लो, अब मैं इसे भी उसकी क्लान के पास पहुंचाऊंगी, तुम सिर्फ देखती रहो। और अचानक से विंग के सामने उसे खून से लथपथ दो इंसान दिखाई दे रहे थे और 2 छोटे बच्चे, जिसे देखकर विंग कांप रहा था। जैसे ही वांग जी विंग को इस हालत में देखता है तो उसके पास जाते हुए उससे बात करता है, विंग क्या हुआ, आंखें खोलो विंग। लेकिन उसके अगले ही पल विंग जोर से चीखते हुए कहता है, नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो दोस्त, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे सोलमेट फ्रेंड हो। लेकिन इस बार फिर से विंग के मुंह से ये नाम सुनकर वांग जी का सब्र का बांध भी टूट चुका था और वांग जी को भी अब गुस्सा आ रहा था कि पिछले 8 दिनों से विंग किस दोस्त के बारे में सोच रहा है कि वो बेहोशी में भी उसके लिए रो रहा है, उसके लिए तड़प रहा है। आखिर वो कौन है, ये वो सोच रहा था। और वांग जी अब गुस्से से विंग के पास से उठता है और अपने रोब्स पहनकर जिंक्स के बाहर जाता है। और अब तक सुबह हो चुकी थी। वांग जी जैसे ही अपने कदमों को जिंक्स के बाहर लाता है, उसके सामने जो बैरियर लगा हुआ था, उस बैरियर के आगे थे जियांग फेंगमियांग, जिन्हें अपने सामने देखकर वांग जी एक पल के लिए डर गया था कि ये विंग को अपने साथ न ले जाए। और वांग जी धीरे धीरे जियांग फेंगमियांग के पास जा रहा था और उन्हें बो करते हुए वो उनके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ जियांग क्लैन लीडर, अपने उस बिहेवियर के लिए। आपको विंग से दूर कर दिया था। मुझे पता है कि आप विंग के लिए बहुत वरीड हैं, लेकिन विंग अभी लोटस क्यों नहीं जाना चाहता था, लेकिन विंग को उस हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ आपका उस पर ज्यादा हक है, वो आपका सन है और मैं उसका सिर्फ फ्रेंड हूँ। लेकिन जिस तरह से वांग जी फ्रेंड इस वर्ड को कह रहा था,
जियांग फिंगमियन उसी तरह हैरानी से उसे देख रहे थे क्योंकि इतने दिन में उन्हें ये तो पता चला था कि विंग विंग इस इंसान के लिए फ्रेंड से ज़्यादा है। उसके बिहेवियर और उसके आंखों को देखकर वो इतना तो समझ पाए थे। वांग जी आगे कहता है, विंग इस बार लान क्लैन की वजह से जख्मी हुआ है, उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए जख्मी हुआ है, तो लान क्लैन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उसे ठीक करे। तो प्लीज जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक आप उसे यहाँ रहने की इजाजत दीजिएगा। ये कहते हुए वांग जी उनसे बातें किए जा रहा था, लेकिन जियांग फिंगमियन उसे सिर्फ देखे जा रहे थे। वांग जी को ऐसे देख उन्हें वो दिन याद आ रहा था। कुछ दिन पहले ऐसे ही वांग जी लोटस केव में उनके सामने बैठा हुआ था और यही बात उनसे बार बार किए जा रहा था। और कई दिनों तक वो यांडी के साथ मिलकर विंग का फेवरेट लोटस सूप चिकन बनाने की कोशिश कर रहा था। और वो खुद से ही कहते हैं, चेंग इस बार तुम गलत हो और वी वुशियान सही है। जियांग फिंगमियन जो चेंग के कहने पर यहाँ आए थे, विंग का यहाँ रहने का फैसला गलत है, ठीक नहीं है, तो वो उसे वापस ले आए। लेकिन यहाँ पर तो हमसे भी ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला कोई है। लेकिन लानी ने मुझसे ये क्यों कहा था कि विंग को लान क्लैन से दूर रखो? आखिर क्यों? क्या मैं विंग को यहाँ रखकर ठीक कर रहा हूँ? क्या ये मेरा फैसला सही साबित होगा? क्या मैं विंग के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा? क्या मैं विंग को यहाँ से ले जाऊँ, यही सही होगा? ऐसे हजारों सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे और वो वांग जी को कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। अब वांग जी उठकर खड़ा होता है और वो जो बैरियर उसने क्रिएट किया था वो उससे हटाकर कहता है, आप विंग से मिल लीजिए, उसे जाकर देख लीजिए। ऐसा कहते हुए वांग जी अब वहाँ से जाता है और जियांग फिंगमियन अब धीरे धीरे विंग के कमरे में जिंगसी में दाखिल होते हैं। लेकिन जिंगसी में जैसे ही वो दाखिल होते सामने का नज़ारा देख वो शॉक में थे। विंग के बेड के पास लोटस सूप चिकन एक बाउल में रखा हुआ था। उसके रोब्स उसके क्लॉथ्स पूरी तरह से अच्छी तरह से एक अलमारी में रखे हुए थे जो उसके लिए स्पेशल थी। उसके लिए एक स्पेशल बेड था और जिंगसी के बैकयार्ड में पीछे वाले साइड में एक छोटा सा लोटस पॉन्ड था, एक छोटा सा लोटस लेक था जो पूरे लोटस से भरा हुआ था और जिसपे लोटस के फ्लावर सीड्स लगे हुए थे। जियांग फिंगमियन ये देखकर सोच में पड़ गए थे, क्या मैंने लान क्लैन का मैरिज प्रपोजल कैंसिल करके ठीक किया है? क्या मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए था? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।